हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ पीएच स्केल। ये क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक टॉपिक है। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने इस लेसन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें एसिड एंड बेस क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ये सब पढ़ा था। एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे एसिड्स एंड बेसिस के। अब उसके बाद का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एसिड और एल्कलीज का स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं, जो कि पीएच स्केल से रिलेटेड होता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पीएच स्केल। इससे पहले की दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। ये देखिए, जस्ट ये टॉपिक था जो वहाँ पे हम लोग एंड किए थे, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड एल्कलीज। तो एसिड और एल्कली का स्ट्रेंथ अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए ज़रूरत होता है पीएच का। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पीएच। तो पीएच जो ये टर्म है ना, ये ईयर 1909 में एक डैनिश साइंटिस्ट थे, सोरेनसन, उन्होंने डेवलप किया था। इसका डेवलपमेंट वो इसलिए किए थे ताकि हम लोग एसिड्स एंड बेसिस के स्ट्रेंथ को डिस्टिंग्विश कर पाएँ। अब यहाँ पे ये पीएच स्केल जो लिखा है ना, उसमें पी जो है वो स्टैंड करता है पोटेंस के लिए। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। और जो एच है यहाँ पे, एच का मतलब, ये जो एच है यहाँ पे, एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन। तो पीएच का मतलब क्या हो जाएगा, पावर ऑफ H प्लस आयन, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन अ गिवन सॉल्यूशन। ये आपका हो गया पीएच। तो पीएच स्केल जो है वो मेजर करता है, जिसका वैल्यू, पीएच स्केल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से 14 के रेंज में रहता है। ये दिया हुआ है पीएच स्केल कलर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पूरा ये टेबल बना हुआ है पीएच स्केल का, कलर के अकॉर्डिंग है। यहाँ से आपको रेड कलर से लेकर के पूरा इधर एकदम डार्क ब्लू तक दिख रहा है। तो ये है पीएच स्केल। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है, मतलब कि उसका पूरा स्ट्रेंथ जो है वो इस पीएच पे ही डिपेंड करता है। अब देखते हैं, चलिए ये पीएच हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। तो उसके लिए दिख रहा है आपको यहाँ पे इस स्केल में कि ये जो पोर्शन दिया है, यहाँ सेंटर वाला जो 7 लिखा हुआ है, उसको न्यूट्रल दिया है। तो कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस जो है, मतलब कि वाटर, वाटर का पीएच कितना होता है, 7। यहाँ से याद कर लो कि वाटर का पीएच होता है 7। अब जब हम लोग इस स्केल में इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे ना, तो इस डायरेक्शन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। अभी इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेस। और वहीं पे जब हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे ना, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। एंड वो सब्सटेंसेस जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। तो अब इससे क्या समझ में आया कि 7 से कम, जिनका भी पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, वो सारे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, एसिडिक। एंड जिन भी सब्सटेंस का पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगा, वो सारे सब्सटेंस हो जाएंगे बेसिक। तो ये एकदम नॉर्मल हो गया पीएच। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ सकते हैं अब कि हाँ, पीएच के अकॉर्डिंग में हम लोग मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसी भी सब्सटेंस को। अब चलिए एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, बहुत सारा सॉल्यूशन लिया है, जिसको हम लोग को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। जो सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, कितने सारे हैं, लेमन जूस है, मिल्क है, टोमेटो जूस, बेकिंग सोडा, बहुत सारा सॉल्यूशन है। सब में आपको क्या करना है, लिटमस पेपर से टेस्ट करना है उसका नेचर, कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और उसको इस वाले टेबल में लिखना है। एंड उसके बाद जो उसका पीएच वैल्यू है वो आपको इस वाले टेबल में लिखना है। एक बार आप इसको फाइंड करके खुद से लिखेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, पीएच के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि जो प्योर वाटर होता है ना, वो प्योर वाटर जब आयोनाइज होता है तो वो H प्लस और OH माइनस आयन दोनों ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, H2O है प्योर वाटर, उसको जब हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो H प्लस और OH माइनस दोनों ही आयन बन रहा है। तो ये क्या है, पार्शियली
आयोनाइज़ हो रहा है, पार्शियल आयोनाइज़ेशन है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो भी होते हैं वो सब में ही H+ और OH- आयन रिलीज़ होगा ही होगा। जो भी एक्वस सॉल्यूशन है उसमें H+ आयन और OH- आयन रिलीज़ होगा ही होगा। तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, वो चाहे वो एसिडिक सब्सटेंस हो या बेसिक सब्सटेंस हो, अगर हम लोग उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट मीन्स उसमें ये दोनों ही आयन्स रिलीज़ हो जाएंगे। मान लो हमने किसी एसिडिक सॉल्यूशन का एक्वा सॉल्यूशन बनाया है, किसी एसिडिक सब्सटेंस का, यानी कि अगर वो एसिडिक है तो हाँ, H+ आयन तो वो डोनेट करेगा ही, लेकिन क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन था तो वहाँ OH- आयन्स भी डोनेट होंगे। सिमिलरली जो बेसिक सॉल्यूशन है वो OH- आयन तो डोनेट करेगा ही, लेकिन क्योंकि एक्वस है वो, इसलिए उसमें से H+ आयन भी डोनेट होगा। तो जब वो दोनों ही आयन्स डोनेट कर ही रहा है, तब हम लोग उसको एसिडिक और बेसिक कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ जो H+ और OH- का कंसंट्रेशन है, वो डिसाइड करेगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। अगर H+ आयन ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में, तो ऑब्वियसली OH- आयन हमेशा उसमें कम रहेगा, और वैसे ही अगर OH- आयन ज़्यादा है तो H+ आयन कम रहेगा। तो अगर H+ आयन ज़्यादा आ रहा है, यानी कि वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? एसिडिक। और अगर OH- आयन ज़्यादा आया तो वो सब्सटेंस हो जाएगा बेसिक। तो सिंपल है कि बस उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन चार्ट दिया हुआ है, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ रहेंगे ही, H+ और OH- दोनों ही रहेंगे ही। तो जैसे pH स्केल में मान लो अगर H+ का कंसंट्रेशन 10⁻0 है, तो OH- का कंसंट्रेशन 10⁻14 रहेगा। अब इन दोनों में कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? 10⁻0 का ज़्यादा है ना, -14 के रेंज में जा रहा है, तो ये कम है, तो इसका पावर ज़्यादा है, यानी कि ये सब्सटेंस हो गया एसिडिक। और जैसे-जैसे यहाँ पे अब इसका कंसंट्रेशन देखो 10⁻−1 है, तो ये -13 हो गया। अभी भी -1 जो है वो वैल्यू ज़्यादा है, तो ये फिर एसिडिक। ऐसे करते-करते 6 तक पूरा ना, ये पूरा एसिडिक है। लेकिन जब हम लोग 7 पे आ रहे हैं, तो एसिडिक और बेसिक मतलब H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻7। तब उस केस में वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब इसके आगे जब आप जाओगे, जब 10⁻−8 हुआ है, तो यहाँ पे है -6। अब इन दोनों में से ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। तो वैसे ही यहाँ इंक्रीज़ होते-होते सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे? बेसिक। यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही सॉल्यूशन में H+ और OH- दोनों ही आयन्स रिलीज़ होते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या-क्या इम्पोर्टेंस है? जो पीएच वैल्यू होता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है हमारे डेली लाइफ में। ये किसी भी चीज़ के एसिडिटी और बेसिसिटी को समझने के लिए हेल्प करता है। इवन हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, उन सब का भी अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक पीएच होता है, और ये जो पीएच है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, और वो सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं, वो सब इसी पीएच पे डिपेंडेंट होते हैं। पीएच का, जैसे कि सॉइल जो है, सॉइल का भी अपना एक पीएच होता है, वाटर का भी अपना एक पीएच होता है, और ये सब हम लोग के डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए एक-एक करके सबका रोल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया है पीएच एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में पीएच कैसे इंपॉर्टेंट है? तो जो हमारा स्टमक होता है, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करता है। ये जो एसिड है वो स्टमक के लिए हार्मफुल नहीं होता है। इनफैक्ट ये एसिड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में। तो जब ये एसिड हमारे स्टमक में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो जो भी पर्सन है उसको इंडाइजेशन होने लगेगा, उसको एसिडिटी फ़ील होगा और पेन होगा। अब इसको क्योर करने के लिए हम लोग एंटासिड्स यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? एक्चुअल में ये वो सब्सटेंस हैं जो वीक बेस होते हैं, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। तो ये एंटासिड्स हम लोग यूज़ करते हैं कब? जब हम लोग के स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाता है, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको कि डाइजेशन के लिए भी एक प्रॉपर पीएच है जो मेंटेन रहना चाहिए, तो ही हमारे बॉडी में डाइजेशन सही से होते रहता है। अगर वो पीएच इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। तो अब यहाँ एंटासिड लेने की बात हो रही है, तो चलो अब डेली लाइफ की बात हो रही है, तो डेली लाइफ में अब कोई एक नॉर्मल एंटासिड, अगर कभी किसी को एसिडिटी हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? नॉर्मली लोग
इनो यूज़ करते हैं। इनो से भी बेटर एक सॉल्यूशन है आपके पास कि घर में सबके बेकिंग सोडा होता है। तो अगर कभी भी एसिडिटी होती है तो बस 1 ग्लास वाटर में पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 पिंच, 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के, और उसके बाद अगर आप उसको कंज़्यूम करते हैं तो स्टमक की एसिडिटी जो है उससे रिलीफ़ मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं पीएच ऑफ ब्लड एंड लाइफ प्रोसेसेस। अब ब्लड का जो पीएच है वो हम लोग को कैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ याद करो पहले की जो ब्लड है उसका पीएच 6.8 से 7.8 होता है। अब हमारे सारे लाइफ प्रोसेस के लिए, सारे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ब्लड प्लाज्मा और सीरम का ये जो पीएच है वो मेंटेन रहना चाहिए, हमेशा इतने के रेंज में ही रहना चाहिए। अगर पीएच एसिडिक हो जाता है तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप चेंज हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। और सेम वैसे ही अगर जो उसका जो पीएच है वो अगर बढ़ जा रहा है, अगर वो बेसिक हो जा रहा है तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कितना, ये 6.8 से 7.8 पीएच जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में ब्लड का जो फंक्शन है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो एकदम प्रॉपर बना रहे। ठीक है, ना तो वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए और ना ही बेसिक होना चाहिए। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा का जो पीएच है वो 5.5 होता है, ये याद कर लो। इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है क्वेश्चन कि सलाइवा का पीएच कितना है। तो जो हमारा जो टीथ होता है ना, उसका जो इनेबल वाला पार्ट है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, जो एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। लेकिन अगर सलाइवा का जो पीएच है, हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है, ये जो बार बार बन रहा होता है, उसका जो पीएच है वो अगर 5.5 से नीचे गिर जा रहा है और नीचे आ जा रहा है, मतलब एसिडिक हो जा रहा है, उस केस में टीथ जो है वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को डेली क्या करना चाहिए, तो अपने जो टीथ है उनको ब्रश करना चाहिए। अब ये देखो ब्रश करने से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो जो हम लोग का टीथ है वहाँ, मतलब जैसे सलाइवा जो भी वो बन रहा है वो सारा तो एसिडिक नेचर का है। अगर उसका एसिडिटी बढ़ रहा है तो फिर एसिडिटी अगर बढ़ रहा है तो फिर उसमें दिया है कि जो टीथ है वो डीके होने लगेगा। तो जो टूथपेस्ट होता है ना वो एक्चुअल में बेसिक होता है। वो बेसिक सब्सटेंस जब हम लोग यूज़ करते हैं तो जो पीएच जो बढ़ गया था वो वापस से क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, और इसके वजह से हम लोग के जो टूथ है वो डिकेइंग से बच जाते हैं। तो ये रोल होता है ब्रश करने का। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एंड पीएच। अब पीएच का एनिमल्स और प्लांट के सेल्फ डिफेंस में कैसे यूज़ होता है, तो देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो आप स्टेम होगा ना उसको आप टच करना तो बहुत ही छोटे छोटे एकदम हेयर जैसे या फर जैसे एकदम बहुत छोटे छोटे पतले पतले उसमें निडल्स रहते हैं, जो टच करने से ना मतलब ऐसे आपको चुभेगा एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे चुभने जैसा नहीं, लेकिन हाँ चुभता है वो। ठीक है, तो जब कोई भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स ऐसे प्लांट्स के कांटेक्ट में आते हैं और उनको टच करते हैं तो क्या होता है कि वो चिप जाता है, और चुभने के वजह से वो चुभता है जैसे ही ना, तो वो जो काँटा होता है जो भी, उन सब में ना फॉर्मिक एसिड प्रेज़ेंट रहता है। तो वो जैसे ही चुभेगा तो हमारे बॉडी में ये फॉर्मिक एसिड जो है वो एंटर होगा, और फॉर्मिक एसिड जहाँ एंटर होता है वहाँ पे हमेशा बर्निंग सेंसेशन होगा या पेन होता है। जैसे चींटी काटता है तो पेन होता है ना, एक्चुअल में वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है। कोई भी इंसेक्ट जो काटता है वहाँ पेन होता है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है। तो यही फॉर्मिक एसिड प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहता है। जब हम लोग उसको टच करते हैं तो वो हम लोग के हाथ में चला जाता है, और उससे क्या होता है कि हम लोग उस प्लांट को छोड़ देंगे, या फिर जो एनिमल उसको खाने गया था उसको चुभ जाएगा तो वो एनिमल उसको छोड़ देगा, और वो प्लांट क्या हो जाएगा, बच जाएगा, सर्वाइव कर लेगा। तो ये उसके डिफेंस में काम आया। सेम वैसे ही जो बीस होते हैं, वैस्प होते हैं, एंट होते हैं, वो सारे भी जो काटते हैं वो इसीलिए काटते हैं कि अपने आप को अपने डिफेंस के लिए, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो काटते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करते हैं, और वो फॉर्मिक एसिड से पेन होता है या बर्निंग होने लगता है। इस तरीके से ये लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया पीएच का रोल उनके लाइफ में। अब नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। पीएच ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो सॉइल होता है पैडी के कल्टीवेशन के लिए, उसका पीएच 5 से 8 के रेंज में रहना चाहिए। ऐसे ही दूसरे क्रॉप्स के लिए भी सब अलग अलग रेंज है। तो सॉइल का जो पीएच है इतना मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये पीएच ऊपर नीचे होने लगता है जो, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसको लेवल में लाने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, या फिर लाइम यूज़ करते हैं, ऐश यूज़ करते हैं। ऐश मतलब पता है ना, वो राख जो होता है, वो सारा चीज़ यूज़ करते हैं क्या, ताकि क्या करें कि सॉइल का जो पीएच है उसको मेंटेन रखें। जब ये पीएच मेंटेन रहेगा तो ही जा कर के जो सॉइल है वो प्रॉपर कल्टीवेशन देगा किसी भी क्रॉप का।
एंड वही फ्लावर्स होते हैं, जैसे ये हाइड्रेंजिया प्लांट है। ये जो प्लांट होता है ना, इसका जो पीएच है, सॉइल के पीएच के अकॉर्डिंग ना इसका कलर चेंज होते रहता है इस फ्लावर का। अगर सॉइल एसिडिक होगा तो फ्लावर ब्लू कलर का दिखेगा, और अगर स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होगा सॉइल तो वहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये वाला प्लांट अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप इसको देख सकते हैं, ये हाइड्रेंजिया प्लांट है। अब आगे आते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आर एच प्लस आयन प्रेजेंट इन बेसिक सॉल्यूशन, इफ़ यस देन वाई इज द सॉल्यूशन बेसिक। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि हाँ, कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर उसका हम लोग एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहाँ पे दोनों ही आयन्स प्रेजेंट रहेंगे, एच प्लस भी और ओ एच माइनस भी। तो हाँ, बेसिक सॉल्यूशंस में भी एच प्लस आयन प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट है कि अगर एच प्लस आयन प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन बेसिक क्यों है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि बेसिसिटी या एसिडिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन दोनों ही प्रेजेंट तो है, लेकिन जिस आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन का नेचर हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पे एच प्लस आयन भले ही प्रेजेंट है, लेकिन ओ एच माइनस आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी इन वाटर, द पीएच वैल्यू ऑफ ए इज 6 एंड दैट ऑफ बी इज 8. Which solution will have higher concentration of H plus ion? Which one of the solution is acidic and which is basic? अब देखो आपके पास दो सॉल्यूशन है वाटर में। एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना दिया हुआ है 6 ए का, और बी का पीएच दिया है 8। अब इन दोनों में से पूछ रहा है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है। यहाँ पे ए है जिसका पीएच 6 है, यानी कि 7 से कम है। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा हो जाएगा, ए में। सेकंड पार्ट में पूछा है कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो जो 7 से कम है यानी कि 6 है, ए जो है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, और वहीं जो 8 आ रहा है बी का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जूली टेस्टेड सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई using a universal indicator, she got pH values 9, 7, 1, 13 and 6 respectively. On this basis can you tell which solution? अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि कौन सा सॉल्यूशन क्या है। यहाँ दिया हुआ है ABCDE पूरा। तो पहला चीज़ यहाँ पे क्या है कि जूली के पास में 5 सॉल्यूशंस है जिसको वो टेस्ट की। सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, लेबल्ड हैं ABCD एंड E। ये सारे जो हैं उन सब का पीएच वैल्यू कितना आया तो यहाँ दिया है, और उसके बाद एक टर्म लिखा है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। तो जब ये टर्म यूज़ होता है दैट मीन्स हाँ, इसके लिए ये वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट वाला, बी के लिए नेक्स्ट वाला वैल्यू, सी के लिए उसके नेक्स्ट वाला वैल्यू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ए का हो गया 9, बी का 7, सी का 1, डी 13 एंड ई 6। ये सारे वैल्यूज़ हो गए। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन वीक एसिड है। अब देखो, एसिड मतलब 7 से कम पीएच, 7 से कम यहाँ पे कौन कौन सा है, 1 है और 6 है। अब बोल रहा है वीक एसिड, तो जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एसिड। 7 से जितना कम होता जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एसिड। फिलहाल पूछा है वीक, तो 7 के पास में 1 है या 6 है, तो 6 है, इसलिए क्या हो जाएगा, वीक एसिड कौन सा हो जाएगा, 6 वाला, यानी कि ई हो जाएगा वीक एसिड। उसके बाद बोला है वीक बेस, यानी कि 7 के बाद लेकिन करीब नंबर ना, तो 7 से ज़्यादा 9 और 13 है, और उसमें 7 के ज़्यादा पास 9 है, तो वीक बेस कौन सा हो जाएगा, 9। अब बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 7 से कम हो, बहुत कम हो, मतलब एकदम चला जाए एकदम नीचे तक। तो 7 से कम में कौन कौन सा है, 1 है और 6 है, तो 1 जो है वो बहुत कम है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, 1, यानी कि सी। और उसके बाद पूछा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो वैसे ही बेस में क्या आ जाएगा, जो 7 से बहुत ज़्यादा है, मतलब 13 मैक्सिमम यहाँ पे वही है, 13 किसका है, डी का, तो डी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। और न्यूट्रल कौन सा है, तो जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल हो गया। तो आंसर क्या क्या लिखेंगे आप, वीक एसिड में आप लिखे थे कौन सा, 6 आया था जिसका ई हो गया। और उसके बाद में वीक बेस में, तो वीक बेस में 9 था यानी कि ए हो गया। और स्ट्रॉन्ग एसिड में 1 यानी कि सी हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस में 13 यानी कि डी हो गया, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में 7 यानी कि बी। ये सारा हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स गिवन इन क्वेश्चन 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जो नंबर दिया है उन्हीं के बेसिस में आपको अरेंज करना है सॉल्यूशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब कि
एसिडिक सॉल्यूशंस ना, एसिडिक सॉल्यूशन में कहाँ पे आएगा 7 से कम वाला, और क्या बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम किस में होगा, तो सबसे कम होगा सबसे बेसिक सॉल्यूशन में, यानी कि इसमें 13 वाले में, तो 13 हो गया आपका सबसे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो 13 से ज़्यादा कौन सा हो जाएगा 9, 9 से ज़्यादा 7, 7 से ज़्यादा 6 और 6 से ज़्यादा 1, ये हो गया। इस डायरेक्शन में आप लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और अगर उसको अल्फ़ाबेट्स में अरेंज करना है तो बस उसी के अकॉर्डिंग आप अल्फ़ाबेट्स में उसको अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया आपका एसिड, बेस, पीएच, सारा वैल्यू, सारा टॉपिक कंप्लीट। यहाँ से अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक इस लेसन का, जो है सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या होता है, तो देखो हम लोग को पता है कि एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं और एल्कलीस OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर के प्रेजेंस में। लेकिन जब एक एसिड और एक बेस साथ में रिएक्ट करता है तो ये जो दोनों आयन्स हैं वो एक साथ कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और बाकी के सारे जो आयन्स बच गए वो एक साथ में ज्वाइन होकर के सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, जो कि जिसका एक पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक पार्ट कैसा होता है, सेकेंड पार्ट उसका नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, ठीक है, डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सॉल्ट का थोड़ा 2 पेजेस में अलग अलग आ रहा है ना, यहाँ से समझिएगा। सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड इन विच वन पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सेकेंड पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये आपका सॉल्ट का डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट आता है कि अब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे इसमें, तभी तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, न्यूट्रल आएगा ना। सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, वाटर न्यूट्रल है, सॉल्ट भी न्यूट्रल होगा, तो दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है दोनों का कंसंट्रेशन कैसा होता है, यहाँ पे इक्वल होता है सॉल्ट में, याद रखना इस चीज़ को। अब ये जो सॉल्ट है वो बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट सूटेबल मेथड है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पे एक एसिड और एक बेस रिएक्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नाइट्रिक एसिड है HNO3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर बना है। देखो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, एसिड और बेस, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ के आए हैं, तो यहाँ सारे में यहाँ वाटर फॉर्म हुआ है ना, सेम रहेगा वो चीज़, बस यहाँ एसिड चेंज होते जा रहा है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ क्या बनेगा कॉपर सल्फेट, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा सोडियम एसीटेट, और एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अमोनियम एसीटेट। ये सारे जो हैं ये सारे के सारे सॉल्ट हैं, ठीक। इसमें से कोई भी 1-2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जब सॉल्ट का डेफिनेशन आएगा तब वहाँ पे। अब ये सारे रिएक्शंस जो है वो क्या बता रहे हैं कि पॉजिटिव पार्ट जो है और नेगेटिव पार्ट जो है वो साथ में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या चीज़ देखोगे आप, वी कैन सी दैट द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द सॉल्ट कम्स एंड फॉर्म बेस एंड इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल, एंड negatively charged part comes and form acid and is known as acidic radical। तो यहाँ से एक नया टॉपिक निकलता है, व्हाट इज़ रेडिकल्स। रेडिकल्स जो है वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं। अब ये जो आयन है मतलब अब 2 अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनको हम लोग रेडिकल्स बोल रहे हैं। अब ये रेडिकल्स 2 टाइप के हो जाते हैं, एसिडिक और बेसिक। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है वो क्या कर रहा है, आकर के बेस फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको बेसिक रेडिकल बोलेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है वो एसिड फॉर्म करता है, इसलिए हम लोग उसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है K+, वो क्या हो जाएगा बेसिक रेडिकल, और उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो है NO3-, ये क्या हो जाएगा एसिडिक रेडिकल। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको एसिडिक रेडिकल क्या है और बेसिक रेडिकल क्या है वो याद करना है और उसका एग्जाम्पल याद करना है। मतलब मेन यही चीज़ होता है, आपको चार्ज में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हाँ बेसिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एसिडिक मतलब नेगेटिवली चार्ज, इस चीज़ को याद रखना है। ये रिटर्न में भी आता है एग्ज़ाम में, और जब वाइवा होता है ना उसमें भी आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट है आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल, यानी कि क्या सारे सॉल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं। देखो अगर सारे सॉल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बन रहे हैं, एसिड और बेस के बीच में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है और उसी से ही सारे सॉल्ट बन रहे हैं, तो सारे सॉल्ट का पीएच डिफरेंट क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है ना। तो इसका आंसर जो है वो एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि कॉमन सॉल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड, उसमें जो बेसिक रेडिकल है Na+ आयन, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वहीं जो एसिडिक रेडिकल है वो एक स्ट्रॉन्ग
एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आ रहा है। अब एक ऐसा सॉल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बन रहा है, वो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है नेचर में। ये पहला चीज़ आपको पता चला, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अब आपको नेचर समझ में आ जाएगा कि सॉल्ट का नेचर एसिडिक और बेसिक कैसे हो जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे लिए देखो, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्ट है। अब इसका सोर्स क्या दिख रहा है आपको? तो बेसिक रेडिकल कहाँ से आया? कॉपर हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक वीक बेस है। और वहीं पे एसिडिक रेडिकल कहाँ से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसके वजह से जो सॉल्ट है, ये कॉपर सल्फेट जो बना है, उसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। क्यों हो गया एसिडिक? क्योंकि यहाँ पे जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए एसिडिक सॉल्ट बना है। वैसे ही अब अगर हम लोग ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है उससे, और ये क्या है? तो ये कार्बोनिक एसिड है, वो एक वीक एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बन रहा है, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। वैसे ही अब यहाँ पे देखोगे तो ये कैसा है? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है, और एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, इन दोनों से बन रहा है। तब उस केस में सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि दोनों ही वीक था ना, और जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहेगा उस केस में भी जो बना हुआ सॉल्ट है वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा नेचर में। तो यहाँ पे भी आप न्यूट्रल लिख लेना, ठीक है। या तो दोनों वीक रहे या दोनों स्ट्रॉन्ग रहे, तो सॉल्ट का नेचर हो जाएगा न्यूट्रल। लेकिन अब दोनों में से जिसका भी स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसी के बेसिस पे हो जाएगा सॉल्ट का नेचर। जैसे इस वाले में एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा था तो सॉल्ट हो गया एसिडिक, इसमें बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा था तो सॉल्ट हो गया बेसिक। अब यहाँ देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में आप बोल सकते हो कौन सा दो पार्ट है? तो एक हो जाएगा अमोनियम वाला पार्ट और एक हो गया क्लोराइड वाला पार्ट। तो ये जो Cl वाला पार्ट है ये आ सकता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से। HCl में से आएगा Cl वाला पार्ट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NH4Cl में NH4 जो है वो आ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। NH4 लिखते बन नहीं रहा है, NH यहाँ जस्ट ऊपर में जो दिया है ना ये NH4OH, बस यही आपको यहाँ पे भी लिखना है। तो ये वाला जो है वो बेसिक रेडिकल वहाँ से आ रहा है। तो ये कैसा है? वीक है ना, तो ये हो गया वीक और ये हो गया स्ट्रॉन्ग। तब यहाँ पे जो बनेगा सॉल्ट वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर का, क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये टेबल फिल करना था। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एसिड रेन, ये टॉपिक है। अब एसिड रेन क्या होता है? तो जो रेन वाटर है ना उसका पीएच भी कैसा होता है? 7 होता है। वाटर का पीएच हम लोग को पता है कि 7 होता है, तो वाटर का पीएच है यहाँ पे 7। लेकिन जब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैस होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो सारे इस रेन वाटर के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, तो इस रेन वाटर का जो पीएच है वो कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाता है, और कितना हो जाता है? 5.6 पे आ जाता है, या फिर ऐसे ही इसके आसपास में आ जाता है। अब ये वो कौन कौन से सब्सटेंस है एटमॉस्फेयर में जो आकर के रेन एसिड रेन से जो मतलब रेन वाटर था उससे आके कंबाइन हो रहे हैं, वो कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड। और कौन से हो सकते हैं? तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि कंबशन फ्यूल जो भी होते हैं ना उन सब से प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे सब्सटेंस जो है वो रेन वाटर से आकर के कंबाइन हो जाते हैं, जिसके वजह से रेन वाटर का जो पीएच है वो 7 से कम हो जाता है। और 7 से कम होने के बाद में उस रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन, क्योंकि पीएच कहाँ गया? 7 से बिलो गया, और 7 से बिलो गया तो एसिडिक रेंज में आ गया वो, इसलिए उस रेन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेन। अब वहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैसे कंबाइन हो रहा है। तो जैसे कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर के साथ कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन था, एयर जो रहता है ना साथ में एटमॉस्फेयर में, जो एयर है उसके साथ में कंबाइन होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ कंबाइन होकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। और वैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, वो वाटर के साथ में नाइट्रिक एसिड बना ले रहा है। तो 3 एसिड बने हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और यही सारे एसिड्स जो हैं वो साथ में वो मतलब यही सारे जो एसिड्स जो हैं वो रेन में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। और ये जो एसिड रेन होता है ना, ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और इवन बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ कुछ। इस क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इन ईच ऑफ द गिवन सॉल्ट्स। अब यहाँ पे जो सॉल्ट दिया हुआ है इसमें से एसिडिक और बेसिक रेडिकल आपको छांटना है। अभी जस्ट ऊपर वाले टॉपिक में हमने इसको क्लियर किया है, तो वहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट में बताना। तो जब इसका जो आंसर वाला जो पार्ट आएगा ना, उसमें इस क्वेश्चन को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन कैसे नेचर का होगा। पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ठीक है। KCl का जो सॉल्यूशन होगा, एक्वा सॉल्यूशन होगा, उसका नेचर क्या होगा। अब ये देखो, KCl क्या है, सॉल्ट है। अब डिपेंड करेगा कि ये सॉल्ट एसिडिक था कि बेसिक था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्वा सॉल्यूशन का नेचर। अब देखो, इस सॉल्ट में Cl जो है वो कहाँ से आया होगा, तो ऑब्वियसली Cl आया होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और K कहाँ से आया होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि वीक बेस है। तो अब इन दोनों में से जो सॉल्ट बना है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब अगर ये एसिडिक है और इसका एक्वा सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि ये जो एक्वा सॉल्यूशन बना है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। नेक्स्ट है, हाउ डज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफियर अफेक्ट लाइफ। तो एटमॉस्फेयर में जब ये सारे ऑक्साइड्स का प्रेजेंस अगर ज़्यादा हो जाता है, तो लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो ये वही वाला टॉपिक है, एसिड रेन। अभी ये जो पूरा पैराग्राफ है यही इसका आंसर है। एसिड रेन को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। तो चलिए, इसी के साथ में ये लेसन पूरा कंप्लीट हुआ है, और इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिकैप जल्दी से ले लेते हैं। इस लेसन में हमने सबसे पहले पढ़ा इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इंडिकेटर्स एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि कलर में चेंजेस दिखाता है, और यही कलर जो है वो इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक था या बेसिक था। उसके बाद ब्लू लिटमस जो है वो एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाता है। हम लोग कैसे याद किए थे इसको, फर्स्ट वाले वीडियो में देखना आप इसको, इस वर्ड से BAR, आप इसे याद किए थे ना, फर्स्ट वाले वीडियो में देखना, आपको रिकॉल हो जाएगा, इससे याद किए थे। और वैसे ही रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है बेस के प्रेजेंस में। एंड क्या पढ़े हम लोग, कि वी कैन यूज़ डिफरेंट फ्लावर्स एंड लीव्स, जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर, रोज, रेड कैबेज, टर्मरिक, कचनार फ्लावर्स, ये सब का यूज़ किस लिए कर रहे थे हम लोग, इंडिकेटर के फॉर्म में कर सकते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स हो जाएंगे। कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल में क्लोव ऑयल, अनियन ऑयल, वनीला। नेक्स्ट देखते हैं, acids and base reacts with metal to give corresponding salt with evolution of hydrogen gas। ये क्या हो गया, एसिड और बेस जो है वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करने से क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे थे ना। ये एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी थी। और जब एसिड जो है वो मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करता है, तो भी वो करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है। लेकिन इस केस में जो गैस इवॉल्व होता है वो हाइड्रोजन गैस नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जो बेस हैं वो नॉन मेटल्स के साथ में या नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। यानी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जो एसिड्स और बेस हैं वो एक साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, एंड इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको बुक के बीच वाला न्यूट्रलाइजेशन का अगर डेफिनेशन पसंद नहीं आया होगा, तो ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है, एसिड एंड एल्कली सॉल्यूशन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस फॉर्म कर लेते हैं ना। एसिड जो है वो H+ आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही फॉर्म करेगा, और एल्कली जो है वो OH- आयन और कोई सा भी पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। जो pH वैल्यू है वो क्या शो करता है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इस pH का स्केल कैसा होता है, 0 से 14 तक होता है। और जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उसका pH 7 होता है, वहीं पे एसिडिक सॉल्यूशन का pH <7 होता है, और बेसिक सॉल्यूशंस का pH <7 होता है। नेगेटिव पार्ट जो होता है सॉल्ट का वो बेस से आता है, जिसको हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो एसिड से आता है, जिसको हम लोग एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। और जो सॉल्ट है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल किसी भी नेचर का हो सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बाकी के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।